वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। तो कन्फ्यूज़न नहीं कि ये कहाँ से आ गया, ये अचानक इस चैप्टर में कहाँ से घुस गया। अभी हम लोग रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट लास्ट यूनिट दैट इज़ कोलोइडल डिस्पर्शन में एक टॉपिक जो कि बचा रह गया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन दिखाती हूँ जहाँ पे इसके बारे में स्टडी करनी थी। तो चलिए देखते हैं वो क्लासिफिकेशन। ये देखिए ये था क्लासिफिकेशन। इसका टॉपिक का नेम था कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इसको क्लासिफाई किया गया था। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज उसी टाइम बता दी थी, काइनेटिक प्रॉपर्टीज हालांकि बाद में इसके वीडियो आए थे, बट ये भी हमारे लिंक में दिए जाएंगे, आपको वो देख लीजिएगा। इस पे भी इंडिविजुअल लेक्चर बनाए गए हैं। आज हम लोग जो बचा कुचा रह जाएगा इसको भी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एम किसी भी यूनिट को पूरी तरह से ख़त्म करना है, किसी टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें जो मेन टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो होगा हमारा जीटा पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज़ द डोनेट डबल मेम्ब्रेन। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों मेन है, तो फिर ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके अंदर आने वाले कुछ सब टॉपिक होंगे। जैसे जीटा पोटेंशियल हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझ में आएगा, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ज़रूरत होगा। मतलब इस जीटा पोटेंशियल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को कवर करेंगे, उसी के साथ और डोनेट मेम्ब्रेन इफेक्ट को भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीटा पोटेंशियल में पहले लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेन ऑफ शेयर एंड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जीटा पोटेंशियल में ये दो वर्ड जो है वो न्यू टर्म है, दैट इज प्लेन ऑफ शेयर एंड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। इसको समझने के लिए, जीटा पोटेंशियल को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि प्लेन ऑफ शेयर क्या है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी क्या है, ये सब आखिर कौन से रीजन होते हैं। उसके लिए सबसे पहले से ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। ये देखिए, कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है, मतलब उसके पास चार्ज है। चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण ही वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कि ये हमारा सपोज एक कोलोइडल पार्टिकल्स है, मतलब इसके ऊपर ये अपने सरफेस पे चार्ज को एक्यूमुलेट और जमा करके रखता है। इसी चार्ज के कारण किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से और डिस्पर्शन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस अपने ऊपर चार्ज करके रखा था, अब ये कोलोइडल जो भी पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर डबल चार्ज और डबल लेयर आ जाता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती है। तो हम लोग डीपली इसी दो लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर इसको और इन्हांस करके हम लोग पढ़ सकते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स है। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो कि एक मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन जो भी बनाया है, इस मेम्ब्रेन का नाम कॉम्पैक्ट लेयर होता है। क्यों इसको कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के साथ ही ये लेयर बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है। इसका मतलब ये डिफ्यूज लेयर के बहुत ही कांटेक्ट में रहता है, और इसके जो चार्ज होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के इसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज अ डिफ्यूज लेयर। देखिए, कंफ्यूजन नहीं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको डिफ्यूज लेयर कह सकते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कॉम्पैक्ट लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लेयर है बहुत कॉम्पैक्टली पैक है, और जो ये वाला लेयर है वो बहुत डिफ्यूज है। मतलब उसमें काउंटर आयंस रहते हैं। काउंटर आयंस मीन्स काउंटर आयन मीन्स अपोजिट चार्ज। जहाँ पे भी इसको यहाँ प्लस दिखेगा तो ये अपना नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, मतलब अपने चार्ज के अपोजिट में अपना चार्ज को डेवलप कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये कि अगर ये बोथ लेयर को साथ में हम लोग बताते हैं तो ये दोनों लेयर को हम लोग स्टर्न डबल लेयर कहते हैं।
अंडर इलेक्ट्रिसिटी डिफ्यूज लेयर फ्री टू मूव। अब देखिए जैसे ही अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये जो डिफ्यूज लेयर है वो उसके चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कॉम्पैक्ट लेयर, डिफ्यूज लेयर, जो फर्स्ट लेयर होता है कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं, जो सेकंड लेयर होता है उसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। कॉम्पैक्ट दोनों चार्ज कंटेन करके रखता है और डिफ्यूज लेयर भी दोनों चार्ज कंटेन करके रखता है, लेकिन उसके साथ ही इसके पास अपोजिट चार्जेस वाले नेचर होते हैं। कॉम्पैक्ट लेयर डिफ्यूज लेयर के टच में होता है, लेकिन फिर भी ये कॉम्पैक्ट होता है, मतलब इसके चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं। और डिफ्यूज लेयर जो होते हैं वो उनके चार्ज इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ हम लोग अपने रियल टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ जीटा पोटेंशियल। तो अब इसमें दो टर्म को समझना था, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। अब वो दो टर्म क्लियर हो जाएगा कि प्लेन ऑफ शेयर और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी किसको कहते हैं। देखिए प्लेन ऑफ शेयर मतलब लेयर बिटवीन द टू लेयर, वो जो लेयर था जो डिफ्यूज लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर के बीच में जो लेयर आएगा, दैट लेयर इज नोन एज प्लेन ऑफ शेयर। अब दूसरा टर्म था कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या होता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मतलब द रीजन वेयर इक्विलिब्रियम बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रीजन कहेंगे। तो उस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी रीजन और प्लेन ऑफ शेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल का काम क्या होता है, आखिर में इसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में हम लोग को नॉलेज लेना हो, उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये भी कि ये जो जीटा पोटेंशियल है वो कितना रिपल्शन होगा किसी भी दो कोलॉइडल पार्टिकल्स में, उसके बारे में भी हम लोगों को बताता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिपल्शन बिटवीन एडजेसेंट सिमिलरली चार्ज्ड पार्टिकल इन डिस्पर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन में दो चार्जेस हैं, दो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, दोनों पास में हैं, ठीक है। तो अब ये जीटा पोटेंशियल के कारण ही हम लोग ये पार्टिकल्स, इसके एडजेशन में ये जो ए पार्टिकल्स है, ये दोनों के बीच में क्या रिपल्शन हो रहा है इसके बारे में पता कर सकते हैं। जीटा पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेज़र करते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये समझने का ट्राई करें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब एक ऐसा हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, इसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि कितना चार्ज कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल्स और कोलॉइडल डिस्पर्शन लिया है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग डीपली अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, तो ये जीटा पोटेंशियल के मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके साथ ही अगर ये जीटा पोटेंशियल के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब ये कोई भी कोलॉइडल डिस्पर्शन कितना चार्ज अपने अंदर कंटेन करके रखता है उसके बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेन मोटो है वो हम लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों को किसी भी कोलॉइडल डिस्पर्शन के कोलॉइड्स का क्या चार्ज है इसके बताने में हेल्प करता है। इसको समझने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ सा नॉलेज दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक सपोज़ एक इसका एक डिवाइस है और एक कंटेनर है जिसमें कोलॉइडल डिस्पर्शन रखा हुआ है, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज हैं। तो अब इस कोलॉइडल पार्टिकल्स के इसमें कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है या नेगेटिव, इसको हम लोग पता कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें दो इलेक्ट्रोड को डीप कर दें, एक हमारा हो जाएगा कैथोड और दूसरा हो जाएगा हमारा एनोड। तो ये तो सबको पता है कि ये कैथोड नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है और ये एनोड पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज पॉजिटिव होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे।
और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। बाद में हम लोग कैथोड और एनोड के निकाल कर उसमें कितना चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन आया है, कितने कहाँ पे जाके अटैच हुए हैं, इसका पता करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कोलोइडल डिस्पर्शन की मैक्सिमम कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर कौन सा चार्ज अवेलेबल था। तो आइए इसको अच्छे से देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सिंपली द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स थ्रू डिस्पर्शन मीडियम अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये हमारा एक कोलोइडल डिस्पर्शन है और अगर इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट मतलब घूमना, वो इधर उधर घूमेंगे, अगर उनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका यूज़ कहाँ होता है, ये तो बहुत पहले से ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस is used to measure the value of zeta potential and it is also used to determine the charge on the particle surface। अब हम लोग देखते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट में डिज़ाइन क्या क्या होता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसका मेथड समझने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल, सेकेंड लैम्प, थर्ड इलेक्ट्रोड्स एंड फोर्थ वन इज़ द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। सबसे पहले इसके मेथड को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल लेना होगा, उनमें इलेक्ट्रोड को डीप करना होगा, उसके बाद कितने चार्ज अपोजिटली इलेक्ट्रोड के पास जाके चिपकने लगेंगे, क्योंकि हर अपोजिट चार्ज अपने अपोजिटली इलेक्ट्रोड के पास ही जाके अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई हुआ, अपोजिटली चार्ज अपने अपोजिटली इलेक्ट्रोड के पास जाके अटैच हो जाएंगे, जिससे हम लोग उसके बाद हम लोग इस सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में रखकर ये देखकर पता कर लेंगे कि ज़्यादा चार्ज कैथोड के पास गया या फिर एनोड के पास गया, या फिर कितने कॉन्सेंट्रेशन में चार्ज कैथोड के पास गया और कितने कॉन्सेंट्रेशन में चार्ज एनोड के पास गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कितने जीटा पोटेंशियल का वैल्यू है ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। तो आइए उसको समझते हैं। देखिए डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा कॉमन लिविंग व्यू से भी। ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, ये हमारे बॉडी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं डे बाय डे लाइफ में देखने मिलता है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी आसानी से नहीं कर पाता है। मतलब कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि जिनका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। फॉर एग्जांपल सोडियम सैलिसाइलेट, पोटेशियम बेंजाइल, पेनिसिलिन, ये सब कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है हमारे बॉडी में। तो इस तरह के ड्रग को अगर किसी दूसरे ड्रग के साथ और दूसरे एजेंट के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हो सकता है इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। वही हमारे इस डोनेन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम में स्टडी करेंगे, जिसमें एक पुअरली एब्जॉर्बेबल ड्रग को उसमें किसी और एजेंट को कंबाइन करके उस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सोडियम सैलिसाइलेट और पोटेशियम बेंजाइल पेनिसिलिन का पुअर एब्जॉर्प्शन में अगर हम लोग इस सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब अचानक से उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गया और वो इजली एब्जॉर्ब हो पा रहा है हमारे बॉडी में। चलिए उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज अगर ये हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन है
जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा गया है। और अगर सपोज हमारे बॉडी के इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पोर्शन को हम लोग ए से डिनोट किए हैं और इनसाइड पोर्शन को हम लोग बी से डिनोट किए हैं। अगर बॉडी में NaCl अगर कोई भी ड्रग लेते हैं, नॉट ड्रग लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है, अगर हम लोग NaCl इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में अगर Na का कॉन्सेंट्रेशन और Cl का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, मतलब इस बॉडी के इनसाइड में भी हमारा Na और Cl का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ड्रग लिए हैं जो अच्छे से डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है और किसी एक ही तरफ जाके एक्यूमुलेट हो गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ड्रग है जिसको लेने से ये इनसाइड ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास ही रह गया, मतलब ये डिफ्यूज़ होके इस तरफ नहीं जा पाया, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जिस इक्वल होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं है मतलब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ये पुअरली एब्जॉर्बेबल ड्रग है। तो आइए इसको एक इक्वेशन से हम लोग समझते हैं। आउटसाइड बॉडी दैट इज़ आउटसाइड ए, जहाँ पे Na और Cl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। ये थोड़ा सा मैथ का टर्म है, तो ऑफकोर्स अब बायोलॉजी है तो इतना मैथ तो आता ही होगा, और हम लोग मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का क्लास कर रहे हैं, तो इसमें मैथ्स नहीं होगी, बस थोड़ी सी उसके बारे में ओवरव्यू है थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ देखिए ये Na और ये Cl बराबर है, मतलब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ ए से डिनोट, मतलब ये आउटसाइड ए है, और Cl का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ए में बराबर है। उसी तरह से अगर इनसाइड बी में देखें तो यहाँ पे भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होना चाहिए था Cl से, लेकिन Cl के साथ साथ एक और क्या हो जा रहा है, R, जो कि हमारा पुअरली एब्जॉर्बेबल ड्रग है। ये देखिए, इन ऑर्डर टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इक्वल ऑन द बोथ साइड। ये हमारा फंडामेंटल रूल है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को इक्वल होना होगा अगर वो पास करना चाहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तब। तो यहाँ पे देखिए सोडियम और Na और Cl ये मस्ट बी इक्वल टू द NaCl ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग इस पे इक्वेशन डाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम पहले ही हम लोग निकाल दिए हैं कि सोडियम जो है वो क्लोराइड के बराबर है, तो इस सोडियम के जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 से हम लोग इसको यहाँ पुट कर दिए। उसी तरह से इस सोडियम की जगह पे भी हम लोग क्लोरीन माइनस एंड R माइनस को पुट कर दिए। जैसे ही पुट करेंगे हमारा इक्वेशन ये बन के आ जाएगा, दैट इज़ क्लोरीन होल ट्वाइस 2 इज इक्वल टू क्लोरीन स्क्वायर इंटू 1 प्लस R बाई R माइनस बाई Cl माइनस। अब अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग फाइंड करके निकालें तो हमारे इक्वेशन ये बन के आ जाएगा, दैट इज़ क्लोरीन माइनस टू द आउटसाइड बॉडी बाई क्लोरीन माइनस टू द इनसाइड बॉडी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ये जो है ड्रग जो कि इनसाइड में लिया गया था और ये जो Cl माइनस जो कि इनसाइड में था। तो इस इक्वेशन को याद करके हम लोग उस ड्रग के बारे में पता कर सकते हैं। तो यही हमारा सिंपल सा डोनेट मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम था। तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड को भी इजीली कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने फिर से रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में आ जाएंगे। तो उसके रियोलॉजी का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग डिफॉर्मेशन को मैक्सिमम 2 और 3 वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो जो इसके पीछे वाला पार्ट था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड जो भी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। एंड आप हमारा वेबसाइट बन के तैयार हो गया है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। आप लोगों को सारे नोट्स वही एक जगह से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।